बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल रिलेशंस में थेरीज़ की बात करें और इंटरनेशनल रिलेशंस सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द डेफिनेशन इज द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स, और ना सिर्फ स्टेट्स के दरमियान में रिलेशंस बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम में जितने भी एक्टर्स हैं उनके दरमियान में रिलेशंस। लेकिन आप इसको सिंप्लीफाइड रखें कि रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में जितनी भी थेरीज आई उनके सामने एक ही क्वेश्चन था, और वो था जंगें क्यों होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों इमर्ज होते हैं। इस एक क्वेश्चन को आपने अपने ज़हन में रखना है और उसके बाद समझना है इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, यानी कि दो स्टेट्स या डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान में रिलेशंस को, कि वो किस नहज के होते हैं, स्टेट की क्या नेचर होती है और वो क्यों किसी दूसरी स्टेट के साथ पीस में जाती है या किसी दूसरे स्टेट के साथ वॉर करती है। तो अगर स्टेट की नेचर को समझना इम्पॉर्टेंट है तो फिर स्टेट को चलाने वालों की नेचर को समझना भी बड़ा अहम है, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि इंसान, ए ह्यूमन बीइंग। What is the nature of man is definitely very important to understand the nature of state, because state is composed of individuals. Most of the individuals, they formulate policies, they are policy makers, and they act on behalf of state, and their policies lead the state into war or peace. तो जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं कि एक व्यू, एक इंटरनेशनल रिलेशंस का व्यू, एक नुक्ता नज़र कि वॉर्स क्यों होती हैं, और एक नुक्ता नज़र कि इंसान की नेचर कैसी है। तो उसमें सबसे पहली जो थ्योरी है, जो डोमिनेंट थ्योरी है इस वक्त भी इंटरनेशनल रिलेशंस में और प्री हिस्टोरिक डेज से अब तक चली आ रही है, वो है रियलिज्म। रियलिज्म के बकौल दुनिया में वॉर्स इसलिए होती हैं कि हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को परसू करती है। उसकी वजह यह है कि इंसान जो स्टेट को चलाते हैं, दे आर सेल्फिश इनहेरेंटली, बाय नेचर दे आर सेल्फिश, they are power seeking, they always put forward their own selfish interests, and whenever somebody tries to challenge these selfish interests, the conflict takes place. The same way state, whenever state has its own national interests and some other state, if she does not have the same national interest, or maybe the interests opposite to the national interest of a state, then the war becomes inevitable. ये कहते हैं रियलिज्म। अब एक और भी पर्सपेक्टिव है इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जांचने का, एंड दैट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है वो हाई आइडियलिज्म से ड्रॉ की गई है। इंसान जब यूरोप में ख़ास तौर पर इसने जन्म लिया, और इनलाइटनमेंट एज में जब इंडिविजुअल बीइंग के ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट किया गया कि इंडिविजुअल बीइंग रैशनल है और वो पीस लविंग है, तो कहा जाने लगा कि इंडिविजुअल बीइंग अगर पीस लविंग है तो वो अपने फ़ैसले खुद से कर सकता है, और जब उसको अपने फ़ैसले खुद से करने का इख्तियार दिया जाए तो वो हमेशा पीस चाहता है, वो वॉर नहीं चाहता। तो एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है इंसान की नेचर के बारे में। इंसान की नेचर की फ़िलॉसफी वो देते हैं कि इंसान बाय नेचर इज़ गुड, wants peace in the world, and does not go into conflict with the other one because he knows that conflict brings mutual disaster. The same way, state comprised of these individuals also seeks peace in the world. ये आइडियलिज्म है, ये हाई आइडियलिज्म है, और इसी हाई आइडियलिज्म से लिबरलिज्म निकला है। गो के आइडियलिज्म और लिबरलिज्म में फ़र्क है।
लेकिन लिबरलिज्म ड्रॉज मच ऑफ द इंस्पिरेशंस फ्रॉम आइडियलिज्म, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये दो मेजर डोमिनेंट थेरीज, उसके बाद दूसरी तीसरी थेरीज भी मौजूद हैं, जैसे सिस्टम्स थेरीज हैं और बहुत सारी दूसरी, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन हम इस वक्त रियलिज्म की बात कर रहे हैं। अगर रियलिज्म को समझना है तो ये 3 से 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट्स में सेल्फिशनेस, और सेल्फिशनेस से आगे आती है ईगोइज्म। Selfishness means egoism. Everyone is egoistic when it comes to his own selfish interests. Egoist हो जाता है और वो उसको परसू करने की कोशिश करता है। इसी वजह से चूंकि individuals are selfish and egoistic, that is why the individuals make the state institutions. So the state also pursues its own national interests. These national interests are translated into power. जब आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो ये है कि कश्मीर उसको मिल जाए, कश्मीर मिल जाएगा तो पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली इज ट्रांसलेटेड इनटू पावर। तो पावर जो है वो हमेशा से इसकी स्ट्रगल रही है, यानी कि स्टेट्स पावर की स्ट्रगल में जो है बिजी रही हैं, और अगर पावर की स्ट्रगल में हर स्टेट लगी हुई है अपनी पावर को ज़्यादा ऊपर लाने के लिए, रिलेटिव गेन्स हासिल करने के लिए इन दिस इंटरनेशनल सिस्टम, तो व्हाट हैपेंस देन? अनार्की डेवलप्स। तो पावर जो है स्ट्रगल, दैट पावर स्ट्रगल मेक्स अनार्की इनएविटेबल। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, सेल्फिशनेस, ईगोइज्म, नेशनल इंटरेस्ट, पावर स्ट्रगल एंड अनार्की। ये 5 टर्म्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होती हैं रियलिज्म में। और रियलिज्म में आगे हम देखते हैं कुछ और असम्पशंस हैं, कुछ ये 4 सेट्स ऑफ असम्पशंस हैं स्टेट के बारे में। एक बात याद रखनी है कि स्टेट के बारे में रियलिस्ट जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। दे थिंक स्टेट एज द यूनिट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जबकि और भी बहुत सारे हैं वो सिर्फ स्टेट को यूनिट नहीं मानते और भी दूसरी चीज़ों को यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रियलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि स्टेट इज़ यूनिट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टेट ही वॉर करती है, स्टेट ही फैसले लेती है, कोई दूसरी ओवर आर्किंग अथॉरिटी यानी उनके ऊपर कोई ऐसी बड़ी अथॉरिटी नहीं है जो उनको फैसले करने पर मजबूर करे। तो इस तरीके से ये 4 पहली असम्पशंस हैं स्टेट के बारे में कि स्टेट इज अ प्रिंसिपल एक्टर, द मेन एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। If a state has gone into war, it means this decision has been taken by state and state's policymakers. And there was no overarching authority in the world which influenced the state to go into war, but only one, because state wants to pursue her national interests. That is why it has gone into war. So principal actor is who? State. On the other hand, liberals would say that okay, state is not a principal actor. State is one of the actors. Maybe a UN or United Nations organization, other international bodies, they are also actors. They influence the state either to go into war or not to go into war, or make peace deals or not. The other powers, the regional organizations, and then multinational corporations, then IMF, then World Bank, and then all the institutions which are called world institutions, they are also actors. So, and all these actors, either state or substate और सुप्रा स्टेट एक्टर्स, आई मीन सुप्रा स्टेट से भी बड़े एक्टर्स मौजूद हैं, वो सारे मिलके एक इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं। लेकिन रियलिस्ट्स इस चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं स्टेट से ऊपर कोई एक्टर नहीं है। जब स्टेट ने फैसला कर लिया है, जैसे कि अगर हम रियलिज्म की नज़र से देखें कि स्टेट ने 1998 के अंदर फैसला कर लिया कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट्स करने हैं अगेंस्ट इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट्स, देन स्टेट डिड देम। इवन के उस वक्त यूएनओ का प्रेशर था, इवन अमेरिका का प्रेशर था, इवन बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इन्फ्लुएंसिंग पाकिस्तान नॉट टू कंडक्ट
nuclear tests, and there were the dangers of international sanctions upon Pakistan, and there were the financial sanctions imposed by many countries, and Pakistan remained in that imbroglio. But Pakistan had to secure its own national interest, or had to equate the power equation with India. That is why Pakistan had to do it. And Pakistan did not listen to anyone in the world and conducted nuclear tests. तो हम इससे कह सकते हैं कि जब आपके नेशनल इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं तो फिर स्टेट किसी की भी नहीं सुनती है, स्टेट अपना फैसला खुद से करती है. यही रियलिस्ट्स कहते हैं कि स्टेट इज द प्रिंसिपल एक्टर. लेकिन उसके साथ दूसरी असम्पशन भी वो देते हैं, प्रिंसिपल एक्टर भी है और यूनिटरी एक्टर भी है. यानी कि स्टेट का जो फैसला है वो यूनाइटेडली पूरी नेशन का फैसला होता है. जबकि आप ये देख सकते हो कि लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, स्टेट इज नॉट अ यूनिटरी एक्टर. स्टेट के अंदर भी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं. मसलन स्टेट ने अगर एक फैसला कर लिया तो ऑपोजिशन उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पे आ जाती है, तो स्टेट को कभी कभी उसकी भी सुननी पड़ती है और कभी कभी अपने फैसलों को चेंज भी करना पड़ता है. और उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी प्रेशर डाल सकती हैं और वगैरह वगैरह. तो स्टेट एक ही एक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि स्टेट एक यूनिटरी एक्टर है. जब डिसीजन मेकर्स बैठते हैं आपस में, ज़रूर कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ उनके होते हैं. There is generated an argument between these policy makers, and these policy makers once have devised one strategy. तो फिर पूरी स्टेट, सारी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और सारी नेशन जो है, तमाम लोग मिल के उस फैसले के ऊपर अमल करते हैं. मसलन 1965 में पाकिस्तान वॉर में गया तो ऐसा नहीं था कि सड़कों पे लोग निकले कि वॉर ना करो. नहीं, सारी स्टेट एक होकर फिर उस वॉर में गई है. जब एक फैसला कर लिया तो स्टेट एक होती है. ऐसा नहीं है कि स्टेट में एक प्रोविंस का मैंने नहीं जाना वॉर में, तो ये तो यूनिटी ना हो गई. तो फिर स्टेट यूनाइटेड होती है जब भी कोई फैसला हो जाए. तो स्टेट इज ए यूनिटरी एक्टर, ये दूसरे प्रिंसिपल एक्टर है. स्टेट इज ए यूनिटरी एक्टर और स्टेट के डिसीजन मेकर्स आर रैशनल एक्टर्स. जो डिसीजन मेकर्स होते हैं स्टेट के, उनको भी कभी कभी स्टेट कह दिया जाता है क्योंकि वही फैसला कर रहे होते हैं. जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिविल ब्यूरोक्रेसी फैसले करती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट फैसले. नो डाउट उसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, आर्मी भी इन्वॉल्व होती है, मगर सबसे ऊपर सिविल ब्यूरोक्रेसी उनकी फैसले करती है, ज़्यादा पावरफुल होती है. तो दे आर द डिसीजन मेकर्स. इन पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि आर्मी इज़ द स्टेट, मिलिट्री एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इट मेक्स डिसीजंस, दे आर पॉलिसी मेकर्स. और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में मुख्तलिफ पॉलिसी मेकर्स होते हैं. तो जब पॉलिसी मेकर्स फैसला कर रहे होते हैं तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के कर रहे होते हैं कि हमने इन नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना है. और जब वो फैसला कर रहे होते हैं वो रैशनल होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फैसला जो किया हुआ है बाद में सही भी साबित हो. जैसे कारगिल वॉर 1999 में, इट वाज अ लिमिटेड वॉर, लॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल. मिलिट्री टुक द डिसीजन, it made or formulated a policy decision that by capturing Kargil Heights, they would cut off the military supply of India into Siachen, and India would lose Siachen. Later on we waged that war और हमें उसमें शिकस्त हुई. हम वो अपने जो फैसले हैं उसमें हमारा बैकलैश हो गया, वो हम इम्प्लीमेंट ना कर सके. तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी मेकर्स रैशनल नहीं थे उस वक्त जब वो डिसीजन ले रहे थे. बाद में चाहे वो फैसला गलत हो गया, लेकिन एट द टाइम दे वर मेकिंग द डिसीजंस, दे वर रैशनल एक्टर्स बिकॉज दे हैड देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ देम. तो ये अगला है, डिसीजन मेकर्स आर रैशनल एक्टर्स. और फिर स्टेट सिक्योरिटी. स्टेट डज एवरीथिंग टू सिक्योर इटसेल्फ. अब थ्यूसिडाइड्स जो थे, जो ग्रीक फिलोसोफर थे और ग्रीक रियलिस्ट थे, वो कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्टेट कर सकती है अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए. स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकती है. स्टेट अपनी
मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकती है। स्टेट जो है अगर कमज़ोर है तो दूसरी बड़ी पावर्स के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर अलायंस बना सकती है और इस तरीके से अपने आप को सिक्योर कर सकती है अगेंस्ट अनदर ओपोनेंट। So we can say that state security is very important। और ये जो assumptions हैं ये ख़ास तौर पर थ्यूसिडाइड्स ने दिए थे। अगर आपको नाम याद रह जाए ठीक है, लेकिन assumptions आपके जहन में होने चाहिए। थ्यूसिडाइड्स ने दिए थे ये assumptions, जो कि ग्रीक था और इसने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसिया, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, ये आप लोग स्पेलिंग्स खासतौर पे चेक कर लीजिएगा। मुझसे कभी कभी गलत हो भी जाते हैं स्पेलिंग्स, डजंट मैटर, आप इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। थ्यूसिडाइड्स ने ये 4 असम्पशंस दिए थे और ये कोई 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी BC में उन्होंने दिए थे, बट लेटर ऑन द अदर modern realists, they agree upon all these assumptions। तो there are assumptions। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट असम्पशन जो रियलिज्म की है उसमें एक क्रिश्चियन बिशप थे कैथोलिक चर्च के, और वो रियलिस्ट भी थे। उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी इज फ्लॉड, कि ह्यूमन बीइंग या नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिफेक्टिव, दैट इज रिटन इन द जीन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू गो इनटू वॉर, टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। और ये बिब्लिकल जो है इसकी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि बाइबल में आमतौर पर अगर हम देखें तो आदम अलैहिस्सलाम, एडम पीस बी अपॉन हिम एंड ईव पीस बी अपॉन हिम, बोथ ऑफ देम दे कमिटेड अ मिस्टेक deliberately, even they were living in paradise and they were thrown out of the paradise। तो वहाँ से उन्होंने ली कि इंसान की नेचर है ही डिफेक्टिव, वो गलती करता ही करता है, वो फ्लॉड है। तो इसलिए जो वॉर है उसकी सरिश्त में शामिल है, लड़ाई झगड़ा। तो ह्यूमैनिटी इज फ्लॉड जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था सेंट ऑगस्टाइन ने। सेंट ऑगस्टाइन, नाम याद रह जाए तो ठीक है, ना रह जाए तो कम से कम थ्यूसिडाइड्स का नाम ज़रूर आपने याद रखना है। जो थ्यूसिडाइड्स हैं उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, पेलोपोनेसियन वॉर क्या है? पेलोपोनेसियन वॉर थी एथेंस और स्पार्टा के दरमियान में। इसमें से एक स्टेट ने जब राइज करना शुरू किया और दूसरी स्टेट उससे थ्रेटन हो गई कि ये तो पावर ज़्यादा हासिल कर रही है, तो फिर वॉर हो गई। ये जो हिस्ट्री है थ्यूसिडाइड्स ने लिखी थी, लेकिन लेटर ऑन इसकी एक फ्रेज बन गई थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, थ्यूसिडाइड का बिछाया हुआ जाल। लेकिन जो थ्यूसिडाइड ने नहीं बयान किया थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, लेटर ऑन इट बिकेम a household phraseology to interpret the power struggle between the two major powers। जैसे कि चाइना राइज कर रहा है तो अमेरिका पहले से एग्जिस्टिंग पावर है, तो वो अचानक ही थ्रेटन हो गया कि अगर चाइना राइज कर गया तो उसको रिप्लेस कर लेगा, तो फिर उसको रोकना है। तो रोकने के लिए पुराने ज़मानों में वॉर हो जाती थी, लेकिन इस ज़माने में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई कि किसी तरीके से चाइना को रोका जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो थ्यूसिडाइड्स ने कहा था कि जब एक पावर, इसी तरीके से स्पार्टा और एथेंस दोनों एक दूसरे की राइवल पावर्स थे, तो एथेंस ने जब ऊपर उठना शुरू किया तो स्पार्टा ने सोचा कि ये तो मुझसे बड़ी पावर बन जाएगी, एंड देन वॉर टुक प्लेस। और दोनों ने एक अलाइंसेस बनाए, दूसरी जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं अपनी पावर को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो वहाँ से ये टर्म निकली थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। तो हम नीचे देखते हैं ह्यूमैनिटी इज फ्लॉड, सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है, क्योंकि इंसान कहता है कि सेल्फिश है और अपनी ही सेल्फिश इंटरेस्ट्स को पाने की जिदोजहद में लगा रहता है। तो सेंट ऑगस्टाइन की इस बात को कोई भी नहीं मानता कि ह्यूमैनिटी इज फ्लॉड। इवन के रियलिस्ट थियरिस्ट भी इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि इंसानियत फ्लॉड नहीं है, वो कुछ ना कुछ रैशनैलिटी उसमें है कि वो पीस अग्रीमेंट कर सकती है। मगर इस चीज़ को ज़रूर वो मानते हैं कि
इंसान सेल्फिश है और स्टेट अपने सेल्फिश इंटरेस्ट्स के लिए आगे बढ़ती है। अगला जो फिलोसोफर था उसकी एक एग्जम्पशन है कि एवरीथिंग इज फेयर इन टू सिक्योर पावर। पावर हासिल करने के लिए हर चीज जायज़ है, कोई मोरालिटी नहीं है, एथिक्स कुछ नहीं है। अगर कोई रूलर है तो वो पावर हासिल करने के लिए कोई चीज भी करेगा तो वो जायज़ है। अगर स्टेट है तो स्टेट अपनी पावर, अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करती है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो इमोरल है, और चाहे इन दोनों में से कोई चीज नहीं, वो ठीक है। और नाम आपके ज़हन में आ गया होगा, निकोलस मैकियावेली। निकोलस जो कि इटालियन था, निकोलस, आप इसका स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, मैकियावेली, निकोलस मैकियावेली। तो निकोलस मैकियावेली ने बुक लिखी थी दी प्रिंस, उसके अंदर ये बताया था। और मैकियावेलियन जो थॉट है आज इस्तेमाल होती है कनिंगनेस के तौर पर। इससे पहले, मैकियावेली से पहले, प्री हिस्टोरिक डेज में एक बहुत बड़ा रियलिस्ट आया था जो हमारे ही जेहलम के इलाके के करीब से उठा था। गंधारा यूनिवर्सिटी आज जहाँ पर मौजूद है, और उसका नाम था चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य एक बहुत अजीम फिलोसोफर था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत अजीम बादशाह बना दिया, और उसका ना सिर्फ वो गंधारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी था बल्कि वो उसका मिनिस्टर भी बाद में बना। उसकी किताब अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी लैंड का ही वो, यानी हमारे पाकिस्तान की लैंड से वो उभरा था, और पूरे हिंदुस्तान में उसने फिर चंद्रगुप्त मौर्य के ज़रिए से हुकूमत की थी। तो उसने भी यही कहा था कि हर चीज़ जायज़ है, इवन के एट सम मोमेंट इन हिस्ट्री king can kill his family members whenever king is threatened by his family members, when he feels insecure, तो उसके लिए भी उसको जायज़ है। उसने ये भी टाइम टेबल बनाया कि किस जगह पे अब बादशाह जो है अपने भाइयों को मारेगा, बच्चों को मारेगा और बाकियों को मारेगा। तो बहरहाल जी, निकोलस मैकियावेली जो है उसने कहा था कि हर चीज़ जायज़ है, तो ये भी रियलिस्ट असम्पशन बन जाती है। आगे एक और भी है। अच्छा, अगर इन के नाम आपको याद रह जाएं, ये जो फिलोसोफर्स या फिर रियलिस्ट थेरिस्ट्स हैं, तो ठीक है, अदरवाइज ये असम्पशन जरूर आप लोगों ने याद रखनी है कि ह्यूमैनिटी इज़ फ्लॉड, ये भी कहा था किसी ने। एवरीथिंग इज़ फेयर टू सिक्योर पावर, दैट इज़ ऑल्सो रियलिज्म। आगे एक और आदमी है जिसका नाम है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने एक नॉवल लिखा था, लेवियादन। लेवियादन जो है एक ऐसी एम्पायर थी, या एक ऐसी स्टेट थी जिसके ऊपर कोई रूल या लॉ नहीं है, जिसका कोई बादशाह नहीं है, और वो स्टेट ऑफ नेचर में है। स्टेट ऑफ नेचर यानी जंगल का कानून। और वो स्टेट ऑफ नेचर मतलब जिसके पास पावर है वो दूसरे के ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो हर इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर में रहता है, तो फिर उसमें क्या अनार्की पैदा हुए, क्योंकि कोई ऊपर रूल नहीं है, जैसे नेचर ने उतारा वैसे, और उसमें फिर बहुत गड़बड़ हो गई, सिविल वॉर हो गई, और लोगों की जान व माल जो है वो नुकसान में रहीं, और किसी को किस सिक्योरिटी फील नहीं होनी शुरू हुई। और आखिरकार फिर सारे लोगों ने डिसाइड किया कि ऊपर एक डंडे वाला रूलर होना चाहिए, एक बड़ा पावरफुल रूलर होना चाहिए। और उन्होंने एक बड़ा बादशाह आया जिसने इंतहाई सख्ती के साथ सारी स्टेट को ऑर्गेनाइज करवाया, और बड़े सख्त रूल नाफज किए और सज़ाएं बड़ी सख्त की। तो फिर पीस वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। वहाँ से थॉमस होब्स ये निकालता है कि इंसान डंडे के साथ ही सीधा हो सकता है, और डंडे के साथ यानी पनिशमेंट के साथ इंसान को जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो करवाया जा सकता है। तो इससे कॉन्सेप्ट लेवियादन, एक स्ट्रॉन्ग रूल, एक सेंट्रलाइज्ड रूल, और उसके ज़रिए से इंसान, अदरवाइज क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। यहां से हम मिसाल लेते हैं स्टेट, और ये सारी इंटरनेशनल सोसाइटी, ये सारी इंटरनेशनल सोसाइटी जो है अनार्किक है। जैसे कि लेवियादन उस स्टेट के अंदर
सारी सोसाइटी एक तरह से अनाकी में आ गई थी, लड़ाई झगड़े में आ गई थी। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम अनाकिक है क्योंकि इस नो ओवर आर्किंग अथॉरिटी, ऊपर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो सारी स्टेट्स को बांध के रखते और उस पर सारी स्टेट्स चलें। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल सिस्टम इज अनाकिक, नो ओवर आर्किंग अथॉरिटी, ऊपर कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है। और इस इंटरनेशनल अनाकी में जिसके पास ज्यादा पावर है वो फिर उसको यूज करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे लोग मानते हैं द पावरफुल डू व्हाट दे मस्ट एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। और यहीं से ये है कि वीकनेस जो है सबसे बड़ा जुर्म है। स्ट्रगल फॉर पावर और बैलेंस ऑफ पावर। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई, जब 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई और इंसान बहुत कत्ल हुए, जब यूरोप में एक दूसरे को मारा इन्होंने। अब ये भी नहीं था कि यूरोप वाले कोई डिफरेंट रिलीजन्स रखते थे, सारे क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन को मारा। उन कोई रेसिज्म के ऊपर वॉर थी क्योंकि वाइट ने वाइट को मारा, कोई जो है किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में रहते थे, नई यूरोपियन ने यूरोपियन को मारा और बुरे तरीके से मारा। आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑलमोस्ट 1 करोड़ बंदे मरे, ये सिर्फ ऑफिशियल टैली है, उसके अलावा पता नहीं कितने मरे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में इससे भी ज़्यादा 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे, जिसमें फौजी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन जो है, या क्या इंसान, जो लिबरल्स कहते हैं कि इंसान जो है वो बाय नेचर बहुत अच्छा है, क्या ये सही है? ये असम्पशन बहुत सारे लोगों ने ठुकरा दी, कहा कि ये ठीक नहीं है। और रियलिस्ट्स जो हैं वो ठीक कहते हैं कि इंसान कमीना है बाय नेचर, इंसान सेल्फिश है, इंसान अपने इंटरेस्ट को परसू करने के लिए दूसरे को कत्ल भी कर सकता है, और ये सारा खून खराबा इंसान की सरिश्त में शामिल है। तो इस तरीके से रियलिज्म ने बढ़ना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 पावर्स इमर्ज हुई। एक पावर थी रशिया, और रशिया ने बहुत सारी कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से तो कब्जा कर लिया। उसके बाद यूएसएसआर बन गया, सोवियत यूनियन, और दूसरी तरफ बड़ी पावर थी अमेरिका। तो ये 2 पावर्स के दरमियान में स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। लेकिन रशिया जो है, जो यूएसएसआर उस वक्त था, वो ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, और एक वक्त था कि वो ईस्टर्न यूरोप से निकलकर वेस्टर्न यूरोप के ऊपर भी कब्जा कर ले। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न यूरोप की कोई भी कंट्री अकेली मिलके तो यूएसएसआर का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो फिर रियलिज्म सामने आई। एक आदमी जिसने एक थ्योरी दी थी, उस आदमी की थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल किया गया, और उस अमल के ज़रिए से ही वेस्टर्न यूरोप ने अपने आप को बचा लिया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हैंस मॉर्गनथॉ। इसको कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ रियलिज्म, हैंस मॉर्गनथॉ। इसका नाम जरूर याद, आप सारे नाम भूल जाएं, आपने थ्यूसिडाइड्स और हैंस मॉर्गनथॉ का नाम नहीं भूलना। बीच में कोई नाम याद रह गया तो उस बंदे की जो है किस्मत में लिखा हुआ था, या आपकी बड़ी मेहरबानी है। अदरवाइज ये 2 नाम आपने नहीं भूलने, थ्यूसिडाइड्स और हैंस मॉर्गनथॉ। हैंस मॉर्गनथॉ जो कि जर्मनी का ज्यू था, और वो भागा हुआ था, जर्मनी से भाग के अमेरिका में पनाह ली, और वहाँ पे उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और उसके बाद एक रिसर्चर बना, और ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने लिखना शुरू किया। और जब उसने लिखा तो इसकी थेरीज के ऊपर अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स बैठे और अपनी पॉलिसीज को बनाया। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि दुनिया में सारी स्ट्रगल कौन सी है? पावर की स्ट्रगल है। और वॉर क्यों होती है? आइदर टू गेन पावर और आइदर टू अवॉइड पावर बीइंग लॉस्ट। और इस मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। अगर आपके पास पावर नहीं है ज्यादा, आप कमजोर हो, दूसरा बहुत पावरफुल है, तो उसकी पावर को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए आप अपनी पावर को बिल्ड करो। और पावर को कैसे बिल्ड करोगे? अलायंसेस बनाकर। इसकी बुक जो थी उसका नाम था, जो हैंस मॉर्गनथॉ की बुक थी, उसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और वो बाइबल कहलाती है अमंग नेशंस, और वो बाइबल कहलाती है इन रियलिज्म।
इसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इसको इस्तेमाल करते हुए फिर अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया, नेटो। सबकी मिलिट्री को मिला के एक मिलिट्री बनाई, एक डिफेंस बनाया, जिसको कहते हैं नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में बनाई। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का मुकाबला कोई एक स्टेट नहीं कर सकती थी। सारी अपनी मिलिट्री को मिला देंगी तो इतनी पावर बन जाएगी कि उसकी पावर को बैलेंस कर दिया जाएगा। ये पावर है और उसकी पावर बैलेंस हो जाएगी, और बैलेंस ऑफ पावर से आप यूएसएसआर को वेस्टर्न यूरोप में आने से या उसके ऊपर कब्जा करने से रोक सकते हो। और यही पॉलिसी अपनाई 1970s में, जब पाकिस्तान 1971 के बाद कमज़ोर हो गया इंडिया के मुकाबले में, और चाइना भी कमज़ोर था यूएसएसआर के मुकाबले में। याद रहे कि 1971 की वॉर में यूएसएसआर ने चाइना को वॉर में नहीं आने दिया था, क्योंकि चाइना कमज़ोर था और यूएसएसआर बहुत मजबूत था। और अमेरिका को गुस्सा था कि इंडिया और यूएसएसआर ने मिलकर तो अपनी पावर को बढ़ा लिया है पाकिस्तान के लॉस के बाद, जो पाकिस्तान के हाथ से बंगाल निकल गया। तो फिर उसके बाद एक पॉलिसी बनाई, किसने? हेनरी किसिंजर, एक वजीर खारजा थे अमेरिका की। उनकी क्लासिकल रियलिज्म की यही पॉलिसी जो हैंस मॉगनथॉ थी कि कमज़ोर जो स्टेट है उसके साथ अलायंस बना के पावरफुल स्टेट के साथ बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि चाइना और पाकिस्तान यूएसएसआर और इंडिया के खिलाफ बैलेंस अपना बेहतर कर लें। तो ये किसिंजर, हेनरी किसिंजर की पॉलिसी थी उस वक़्त। और उससे पहले जॉर्ज कैनन एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने ये इस थ्योरी के ऊपर, हैंस मॉगनथॉ की थ्योरी के ऊपर ये प्रपोज किया था, पॉलिसी चेयर था, और ये प्रपोज किया था कि यूएसएसआर हर सूरत में वेस्ट यूरोप पे कब्जा करेगा। और यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोप पे कब्जा इसलिए किया है क्योंकि यूएसएसआर हमेशा से हिस्ट्री में थ्रेटन रहा है फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। कभी फ्रांस उसके ऊपर नेपोलियन के दौर में हमला करके कब्जा कर लेता था, कभी अब जर्मनी ने हिटलर के दौर में कब्जा कर लिया। तो अगर इन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि कुछ कंट्रीज उसके कब्जे में आ जाएं ताकि वो बफर स्टेट बन जाए। तो उसको वेस्टर्न यूरोप में रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अलायंस बना दिया जाए और पावर को बैलेंस कर लिया जाए, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो हम कह सकते हैं कि पावर पॉलिटिक्स का इसने कॉन्सेप्ट दिया हैंस मॉगनथॉ ने। अगर पावर पॉलिटिक्स की एक सिंप्लीफाइड वर्जन में उसकी इंट्रिकेसीज और टेक्निकल पॉइंट्स को निकालते हुए सिंप्लीफाइड वर्जन में डेफिनेशन बनाया जाए तो ईगोइज्म प्लस अनार्की, इसको कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच।